जी, चैप्टर नंबर 11 वर्नलाइजेशन पे है प्लांट फिजियोलॉजी का। इसे आज देखते हैं। वर्नलाइजेशन सबसे पहले क्या होती है। आपने इसका टॉपिक एक सेकेंड ईयर में भी लिया हुआ है वर्नलाइजेशन का, तो आइडिया होगा आपको इसके बारे में ये क्या होता है। अगर आप चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, ठंडा माहौल देते हैं किसी भी प्लांट को, इवन सीड को, और किस मकसद के लिए देते हैं कि उसके ऊपर फूल निकलना शुरू हो जाए, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए उसमें, तो इसको हम कंसीडर करते हैं वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड और प्लांट फॉर स्टिमुलेटिंग फ्लावरिंग इन दैम इज़ कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जो कि ग्रो ही नहीं कर रहे होते, उग ही नहीं रहे होते। आप उनको लो टेम्परेचर देते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, उगना शुरू हो जाते हैं। उगेंगे तो उन्हें फ्लावर लगेंगे ना। तो नंबर 1 तो जो चिलिंग ट्रीटमेंट है वो ये मकसद भी पूरा करती है। इसके अलावा क्या होता है, बास प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर जो बर्ड्स होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन उन बर्ड में से कुछ निकल नहीं रहा होता, वो डोरमेंट होती हैं। ठीक है। उन बर्ड में से ही फ्लावर ने बनना होता है, उन बर्ड्स में से ही नई शाखों ने निकलना होता है जिनके ऊपर फूल लगने होते हैं, तो वो तो डोरमेंट होती हैं। तो जैसे ही आप चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी बर्ड डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से फ्लावर्स निकल आते हैं। नंबर 2 तो ये काम भी करती है चिलिंग ट्रीटमेंट। ऐसा बेटोला में होता है एसर। अच्छा, यहाँ पे एक और, इससे आगे एक और अहम बात कर रहा है कि आपने प्लांट को किसी और मकसद के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट दी है, फ्लावरिंग पर्पस के लिए नहीं दी, तो आप इसको वर्नलाइजेशन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग जो है वही लेना आपका मकसद होता है, और चिलिंग ट्रीटमेंट लेके अगर आप ले रहे हो फ्लावरिंग, तो इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्लांट को कब वर्नलाइज किया जाता है? अर्ली स्टेजेस पे कर देते हैं, फ्लावरिंग से थोड़ा पहले करते हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में वो ये कह रहा है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको आप वर्नलाइज कर देते हैं। अभी वो सीड ही होता है, अभी उसने उगा भी नहीं होता, अभी उसने प्लांट भी नहीं बनाया होता, बड़ा भी नहीं हुआ होता, तो अभी सीड फॉर्म में ही आप उसको वर्नलाइज करते हैं। फिर आप उसे उगाते हैं, वो उगता है, उगने के बाद चाहे उसमें 6 माह उगना है, 2 माह उगना है, साल उगना है, ठीक है, उसके बाद वो फ्लावर्स लगाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीड ने याद रखा हुआ था उस प्लांट ने कि मुझे चिलिंग ट्रीटमेंट मिल चुकी है। ठीक है। इसी मुकाबले में अगर आपके पास कोई और सीड्स हैं, आपने उसको चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दी, उनको आपने उगा लिया, वैसे ही वो उगेंगे, उगने के बाद जब उनका फ्लावरिंग टाइम आएगा तो उसको फ्लावर नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके सीड को आपने चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दी थी, तो लिहाजा आपने उसको कुछ दिया ही नहीं था, तो उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो चिलिंग ट्रीटमेंट है उसको प्लांट याद रखता है कि मुझे चिलिंग ट्रीटमेंट मिल गई है, एक दफ़ा वो काफ़ी है, तो लिहाजा जब कभी उसे फ्लावरिंग होनी होगी वो हो सकती है, चाहे आप उसे सीड लेवल पे चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो भी काफ़ी होती है। ठीक है। वो कह रहे हैं सीड इज़ गिवन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन, इट्स इफेक्ट परसिस्ट एंड फ्लावरिंग टेक्स प्लेस मच लेटर। अगर आपने उसे सीड लेवल पे भी चिलिंग ट्रीटमेंट दी थी, तो बहुत देर बाद जब उस पर फ्लावरिंग आएगी तब तक वो याद रखेगा कि मुझे चिलिंग ट्रीटमेंट मिल चुकी है, उसका असर तब तक उसके अंदर क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। तो वर्नलाइजेशन का इफ़ेक्ट जो है वो इंडक्टिव होता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। ठीक हो गया। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप फ्लावरिंग होने से कुछ देर पहले ही चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, वर्नलाइज करते हैं आप उन्हें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको आप सीड लेवल भी एक दफ़ा कर देते हैं, बस फिर ख़त्म। तो ये था जी वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। होप सो समझ आ गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी जी, वर्नलाइजेशन का पता कैसे चला। जे गुस्टाफ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका काम था राई प्लांट पे। राई प्लांट के ऊपर काम था। अच्छा जी, राई प्लांट के ऊपर इस वर्कर ने क्या चेक किया, इसने इफ़ेक्ट चेक किया लो टेम्परेचर का। किस स्टेज पे उस प्लांट पे चेक किया? अर्ली स्टेजेस पे, जब वो सीड फॉर्म में था या सीडलिंग फॉर्म में था, तब इस वर्कर ने उसे चिलिंग ट्रीटमेंट दी
और उसका असर चेक किया जब जाके उसमें फ्लावरिंग हुई थी, ठीक है, कि जब वो सीड लेवल पे था, सीडलिंग लेवल पे था, तब उसको चिलिंग ट्रीटमेंट दी, तो जो उसमें फ्लावरिंग हुई होगी 3-4 माह बाद, 2 माह बाद, उसके ऊपर उस चिलिंग ट्रीटमेंट के क्या असरात हुए, ये इसका काम था। 2 वैराइटीज़ पे काम किया था इस वर्कर ने। जो 1 थी वो विंटर पिटकस राई था, नंबर 2 जो थी वो स्प्रिंग राई थी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये वाली जो वैरायटी थी, इस वैरायटी को ख़िज़ां के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। फिर सर्दियों का मौसम ये गुजारती है, सर्दियों का मौसम जब गुज़र जाता है फिर ये फ्लावरिंग करती है। लेकिन जो दूसरी थी वो मौसम बहार में उगाई जाती है, तो बहार के बाद तो गर्मियाँ आनी होती हैं, तो उसको विंटर सीज़न नहीं मिलता, ठीक है। वो प्लांट वैसी फ्लावरिंग कर देता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। विंटर पिटकस राई जो थी उसको फील्ड में उगाया गया फॉल में, ठीक है। जर्मिनेट हुई, थोड़ा बहुत उगी, थोड़े बहुत पत्ते निकाले, फिर सर्दियाँ आ गई। अच्छा जी, ग्रोथ क्या हो गई, कुछ मंथ के लिए सर्दी की वजह से क्या हो गई, रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, पौधे के ऊपर बर्फ़ भी पड़ी, बहुत टेम्परेचर, उसे चिलिंग ट्रीटमेंट दूसरे लफ्ज़ों में उसे मिल गई। दोबारा से मौसम बहार आया, टेम्परेचर मॉडरेट हो गया, प्लांट ने दोबारा से ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी की और उसके बाद उसको अपने फूल लगाए, अपना फल लगाया, ग्रेन्स जो थे वो उसमें बने और फसल पक के तैयार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म है स्प्रिंग पिटकस राई है। इसमें क्या हुआ, इसको स्प्रिंग में ग्रो कराया, बोया, स्प्रिंग में इसे इसकी जो है वो बुवाई की। उसके बाद क्या किया गया, जर्मिनेट हुई, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुई, फ़ौरन से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है इसकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इसको विंटर जैसे ही शुरू हुआ तब तक इसकी फसल जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो फ़र्क दोनों में ये है कि पिछली वाली को चिलिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर थी, इसको नहीं थी। ये वैसे फ्लावरिंग पे चली गई, वो वैसे फ्लावरिंग पे नहीं गई जी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ गैजनर। अच्छा, वही जो हमने पीछे विंटर आई देखी है ना, वही इस वर्कर ने ग्रो कराई थी, लेकिन स्प्रिंग में ग्रो कराई थी। पिछले वर्कर ने विंटर आई को ग्रो कराया था फॉल में और उसने पूरा विंटर सीज़न गुजारा था, लेकिन इसने विंटर सीज़न जब गुजर गया उसके बाद इसने विंटर आई को ग्रो कराया है स्प्रिंग के अंदर। इसके सीड जर्मिनेट हुए और वेजिटेटिव ग्रोथ की, लेकिन फ्लावरिंग तक नहीं गए, ठीक है। तो इसमें से क्या बात प्रूव हो रही है कि जो भी विंटर वेराइटीज़ हैं वो तब तक फ्लावरिंग नहीं करती जब तक उनको लो टेम्परेचर या चिलिंग ट्रीटमेंट ना दी जाए, ठीक हो गया। तो गैसनर को पता चला कि जी ये विंटर आई है, लिहाजा इसको मैं आर्टिफिशियली जो है वो इसको चिलिंग ट्रीटमेंट दे के देखूँ। जब इसके ऊपर आर्टिफिशियली इसको चिलिंग ट्रीटमेंट दी गई, इसके लिए क्या किया गया था, सीड्स को ही जो है वो चिलिंग ट्रीटमेंट दे दी गई थी, ठीक है। फिर सीड्स को ग्रो कराया गया, सीड्स ग्रो हुए तो उन्होंने फ्लावरिंग शो कर दी। और उसको कब ग्रो कराया था, स्प्रिंग में ही ग्रो कराया था, विंटर सीज़न उन्होंने नहीं गुजारा था, लेकिन चूंकि उसे एक दफ़ा वर्नलाइज़ किया जा चुका था तो उन्होंने फ्लावरिंग जो है वो शो कर दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो वर्नलाइजेशन जो है वो डिस्कवर हुई थी। गैसनर के जो वर्क था इसने जो है वर्नलाइजेशन की जो है वो डिस्कवरी को पॉसिबल बनाया। अच्छा जी, वर्नलाइजेशन है एनुअल और बाइनियल फॉर्म्स के अंदर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है, जो प्लांट्स की फ़र्स्ट क्लास है वो है जी एनुअल फॉर्म्स। इनको हम क्वांटिटेटिव वर्नलाइजेशन भी कहते हैं। ये प्लांट सरवाइव करेंगे एक ग्रोइंग सीज़न को, ठीक है, सिर्फ एक ग्रोइंग सीज़न ये गुजारते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स, सालाना, मतलब साल में एक ही दफ़ा। इसकी एग्जांपल आपके पास राई है, पी है, ग्राम है। आप एक दफ़ा चना उगाते हो, मटर उगाते हो और वो एक ही सीज़न गुजारता है, ख़त्म हो जाता है फ्लावरिंग करके। अगले साल आपको अगर ग्रो कराना है तो आपको नया ग्रो कराना पड़ेगा, पिछले साल वाले प्लांट का कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय सीड्स के। अच्छा, तो ये वाले प्लांट क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं, ये फ्लावर कर सकते हैं विदाउट वर्नलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स में कर दें तो फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है जी। तो इन प्लांट्स को अगर वर्नलाइजेशन ना की गई इनकी तो फिर भी ये फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन लेट करते हैं,
लेकिन अगर आप वर्नलाइज़ कर देते हैं तो ये जल्दी फ्लावरिंग कर देते हैं। एग्जांपल इसकी पर्कस टाई की दे रहा है कि वो 15 वीक्स में फ्लावरिंग करती है अगर आप वर्नलाइजेशन ना करें, लेकिन अगर वर्नलाइज़ करते हैं तो 7 वीक्स में ही वो इस क्या करती है, फ्लावरिंग शो करती है। नेक्स्ट जी बाईनियल फॉर्म्स, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 सालों में पूरा करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हायोस्कैमस, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में आम मिसाल देखें तो इसकी एग्जांपल प्याज है। अगर आप प्याज को बीज से उगाएं तो आप एक ही साल में प्याज का बीज वापस नहीं ले सकते, आपको प्याज मिलते हैं। अगले साल आपने दोबारा से प्याज उगाना होता है तो आपको बीज मिलता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको 2 ईयर्स जिस पौधे को चाहिए हों उनको कहते हैं बाइनियल प्लांट्स। तो बाइनियल फॉर्म्स हैं, क्वालिटेटिव वर्नलाइजेशन इन्हें चाहिए होती है। फर्स्ट ग्रोइंग सीज़न इनका बिफोर विंटर पूरा हो जाता है। ठीक है, इनको गर्मियों में उगाया जाता है और सर्दी शुरू होने से पहले पहले इनका फर्स्ट ग्रोइंग सीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ग्रोइंग सीज़न में सिर्फ अपनी वेजिटेटिव बॉडी जो है वो ग्रो कराते हैं, मतलब अपने पत्ते शत्ते निकालेंगे, शाखें निकालेंगे, लेकिन फूल या बीज तक नहीं जाएंगे। फर्स्ट ग्रोइंग सीज़न में अपने पत्ते बनाएंगे, शाखें बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी अंडरग्राउंड जो रूट हैं उसके अंदर फूड स्टोर करना शुरू कर देंगे। जिस तरह प्याज है तो प्याज का नीचे जो होती है मोटा होना शुरू हो जाता है और उसमें फूड स्टोर हो जाती है और उसके बाद ऐसे ऐसे ऊपर से प्याज ख़त्म हो जाता है, चाहे आप उसे ज़मीन में भी लगा रहने दें वो खुद ब खुद ऊपर से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक हो गया, सर्दियाँ आएंगी, बिल्कुल पौधा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड वो ज़िंदा रहेगा। ठीक है, जैसे ही नया उसका ग्रोइंग सीज़न शुरू होगा वो दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, अपने फूल निकालेगा, फूल निकालने के बाद उसको बीज लगेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सीज़न के अंदर क्या होगा, आप उसके बीजों को उतार लेंगे, प्लांट को हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें जो अहम बात है वो क्या है कि फ़र्स्ट ग्रोइंग सीज़न विंटर से पहले पहले ख़त्म हो गया। सेकेंड ग्रोइंग सीजन शुरू होने से पहले पहले पौधे को विंटर गुजारना पड़ी और उस विंटर ने उसे वर्नलाइजेशन दी। ठीक है, उस विंटर पीरियड ने उसे वर्नलाइज किया। फिर जब विंटर ख़त्म हुआ तो उसने क्या की, फ्लावरिंग शुरू की है। तो ऐसे प्लांट्स को अगर आप विंटर सीज़न नहीं गुजारने देते, अगर आप उसको आर्टिफिशियली उसे आप उसकी जो ठंडक है उसको ख़त्म कर देते हैं माहौल की, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर में ऐसे प्लांट को रखते हैं उस दौरानिए के लिए जो कि विंटर का सीज़न है, तो ये प्लांट कभी भी फ्लावरिंग नहीं करते, ये वेजिटेटिव ही रहते हैं। ठीक हो गया, ये है जी बाईनियल फॉर्म। तो 2 किस्में हो गई वर्नलाइजेशन की, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अच्छा जी, इसके बाद है साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। पौधे में कौन सी जगह है जिसको वर्नलाइजेशन चाहिए होती है। ठीक है, आया पूरे प्लांट को चाहिए होती है या उसमें कोई स्पेशल साइट्स हैं जिसको वर्नलाइज कर दें तो ठीक है, काम हो जाता है, फ्लावरिंग शुरू कर देता है प्लांट। हाँ जी, तो इसकी साइट्स होती हैं। नंबर 1 जो है वो मेरिस्टेम टिप है। ठीक है, स्टेम टिप, सॉरी, स्टेम टिप के ऊपर क्या होती है, स्टेम टिप जो है, स्टेम की जो टिप है ऊपर से उसका जो सर होता है छोटी सी जगह, ये लोकलाइज्ड कूलिंग ट्रीटमेंट वाज गिवन टू स्टेम टिप. It receives the vernalization effect. The stem tip is chilled. The rest of the plant may be kept at high temperature. It vernalize all the plant. ठीक है, तो वो कह रहा है क्या किया गया, स्टेम की टिप को सिर्फ चिलिंग ट्रीटमेंट दी गई तो इन टर्न प्लांट ने फ्लावरिंग शुरू कर दी। आपने पूरे प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दी, लेकिन सिर्फ स्टेम टिप को जैसे ही आपने चिलिंग ट्रीटमेंट दी है तो सिग्नल पूरे प्लांट में चले गए हैं और पूरे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है जो स्टेम की टिप है वो साइट है जो कि वर्नलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही है। नंबर 2 है जी मेरिस्टेम है। लैंग 1965 में इसने क्या किया था, इसने वर्नलाइज स्टेम ली और उसको अनवर्नलाइज प्लांट के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, एक प्लांट को वर्नलाइज किया, उसकी मेरिस्टेम लेने के बाद उसे अनवर्नलाइज प्लांट के ऊपर क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। अच्छा जी, तो वो जो अनवर्नलाइज प्लांट था उसने भी फ्लावरिंग शुरू कर दी। इसका क्या मतलब हुआ
कि वो जो मेरिस्टेम आपने ट्रांसप्लांट की है, वो मेरिस्टेम भी एक ऐसी साइट है जो कि वर्नलाइजेशन का सिग्नल लेती है, और अगर आप उसको दूसरे प्लांट पर रख देते हैं तो उस पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो मेरिस्टेम भी एक साइट है किसकी, वर्नलाइजेशन की। थर्ड है सीड, पूरे का पूरा सीड, अगर आप उसको चिलिंग ट्रीटमेंट, हमने पहले पीछे भी देखा है कि अगर आप उसको चिलिंग ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग देते हैं तो जो है एम्ब्रियो उसमें मौजूद है वो क्या करता है, वर्नलाइजेशन का सिग्नल ले लेता है, स्टिमुलस ले लेता है, तब आप उसको उगाते हैं, लेकिन वो याद रखता है। जैसे ही उसका फ्लावरिंग के काबिल हो जाता है वो फ़ौरन फ्लावरिंग इंड्यूस कर देता है। रूट टिप्स हैं एंड लीव्स हैं। कुछ प्लांट्स जिस तरह उसने लिखा है लुनेरिया बायनिस है, इसकी जो रूट टिप है, लीफ के अंदर डिवाइडिंग सेल्स जो हैं, जो रूट टिप है और लीव्स है, ये भी वर्नलाइजेशन का सिग्नल लेते हैं, ठीक है। लिहाजा ये भी क्या है, वर्नलाइजेशन की साइट्स हैं। हाँ जी, इसके बाद कुछ मज़ीद आता है, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा मैं स्किप करा रही हूँ आपको। आपके कोर्स में जो चीज़ उसने डिटेल से मांगी है वो फेज़िक डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो आपके कोर्स आउटलाइन में मांगी गई है, आपसे रिक्वायर की गई है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। फेज़िक डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये लाइसेंको ने दी थी, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक हर प्लांट जो है अपने लाइफ साइकिल में 2 फेजेस से गुज़रता है। अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने से पहले उसके ऊपर 2 फेजेस आती हैं। उन फेजेस के नाम है जी थर्मोफेज़ एंड फोटोफेज़, ठीक है। दोनों फेजेस को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, जो फर्स्ट फेज़ है वो है जी थर्मोफेज़, जो सेकंड फेज़ है वो है फोटोफेज़। जी, तो थर्मोफेज़ को डिटेल में देखते हैं। अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ जो है ये थर्मोफेज़ है, जिसमें पौधे को ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पौधे की ये वाली जो लाइफ का फेज़ है ये कब गुजरेगा, जब उसे एक्यूरेट टेम्परेचर जो है वो मिलता रहेगा। किसको चाहिए एक्यूरेट टेम्परेचर? सीड्स को, सीडलिंग को डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हर स्पीशी का डिफरेंट होता है। जो बाई एनियल विंटर वीट है उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा वो कह रहा है जो एनुअल स्प्रिंग वेराइटीज़ हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जिन्हें लो टेम्परेचर चाहिए उन्हें अपना थर्मोफेज़ पूरा करने के लिए लो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। जिनको हाई टेम्परेचर रिक्वायर है उनका फेज़ सही से कंप्लीट हो जाए थर्मोफेज़, तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फ़ेज़ नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होने से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फोटोफेज़। जैसे ही थर्मोफेज़ ख़त्म होती है तो फोटोफेज़ शुरू हो जाता है, ठीक है। नाम ही बता रहा है, इसमें पौधे को क्या चाहिए होती है, लाइट रिक्वायर होती है, टेम्परेचर नहीं, लाइट, रोशनी। एक जितनी उसे रोशनी रिक्वायर है अगर आप उतनी देंगे तो ये वाला फेज़ जो है उसकी ज़िंदगी का वो पूरा कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़े थे शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो अगर उसे थोड़े वक्त के लिए लाइट चाहिए तो आप उसे थोड़े वक्त के लिए देंगे तो वो फ्लावरिंग करेगा। अगर ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो आप ज़्यादा देर के लिए देंगे तो वो फ्लावरिंग शो करेगा। तो इसके एग्जांपल भी उसने फ़ोटो पीरियडिज्म दिया है कि इन पौधों में फ्लावरिंग तब होगी जब आप उन्हें क्या देंगे, एक्यूरेट लाइट पीरियड, रोशनी का रिक्वायर या मतलूबा दौरानिया जब आप देंगे तो ये फ्लावरिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं होगा। जी, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्नलाइजेशन। क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्नलाइजेशन पे असरअंदाज हो सकती हैं। फर्स्ट वन वाटर है। हाँ जी, वो सीड जिसको आप वर्नलाइज करेंगे, अगर उस सीड को पहले आपने पानी दिया होगा, वो वाटर को टेकअप करेगा, इम्बाइब होगा, फिर वो वर्नलाइजेशन का सिग्नल लेगा, अदरवाइज़ वो इस सिग्नल को ही नहीं लेगा, ठीक है। तो सीड्स को 20 to 30% पानी चाहिए होता है। ड्राई सीड कभी भी वर्नलाइज नहीं होते, ठीक है। जो पिटकस राई जिसके ऊपर पीछे बहुत ज़्यादा काम हुआ है उसको 50% पानी चाहिए होता है, ठीक है। देन उसमें वर्नलाइजेशन स्टार्ट होती है, वो इस सिग्नल को टेकअप करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन।
हाँ जी, तो ऑक्सीजन भी रिक्वायर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है? रिस्पायरेशन के लिए। जब रिस्पायरेशन होती है तो तभी प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जो है वो तो जर्मिनेशन के लिए हर सूरत चाहिए। प्लांट सीड जर्मिनेट ही तब करेगा जब उसके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? रिस्पायरेशन से आएगी। अगर रिस्पायरेशन नहीं होगी, सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, एनर्जी ही नहीं आएगी, तो वर्नलाइजेशन कैसे हो सकती है? ठीक है, तो वर्नलाइजेशन जो है वो भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी। थर्ड पे है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसका बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन टेम्परेचर हमने डाउन ही करना है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ही दी जाती है वर्नलाइजेशन के लिए, लेकिन इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है कि कितना कम टेम्परेचर। 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहे जी जो टेम्परेचर लोअर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। 4 डिग्री से नीचे जो है वह इफ़ेक्टिव नहीं है, यहाँ तक ही जो है वो टेम्परेचर काफ़ी होता है। इसी तरह 12 डिग्री से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो वो भी जो है वर्नलाइजेशन काज नहीं करता। ठीक है, नंबर 1 तो टेम्परेचर आपने कितना देना है ये। नंबर 2 कितने वक्त के लिए देना है, ये भी बात यहाँ पर अहम है। तो इसकी रेंज जो है 10 to 100 डेज़ है। इसके अलावा ज़्यादा बेहतरीन जो है वो टाइम पीरियड जो है वो 8 वीक्स जो है वो जो है इनफ होता है वर्नलाइजेशन के इंडक्शन के लिए। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए कि कितना टेम्परेचर बेहतर है, कितने दिनों के लिए देना चाहिए इतना टेम्परेचर। तो ये काम किया लैंग ने वर्क किया हैनबेन प्लांट के ऊपर। अच्छा जी, उसने रिलेशनशिप देखा टेम्परेचर में एंड टाइम में। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है कि कितना टेम्परेचर और कितने दिनों के लिए दिया जाना चाहिए बेस्ट वर्नलाइजेशन को गेन करने के लिए। उसने हैनबेन को दिया डिफरेंट टेम्परेचर, कहाँ से शुरू किया? 3 डिग्री से और 17 डिग्री तक दिया। ठीक है, और कितने दिनों तक वो लेके गया? 105 दिनों तक वो लेके गया। अच्छा, तो उसे अपने काम से ये पता चला कि जो फ्लावरिंग इनिशिएशन है, जब आप प्लांट को लो टेम्परेचर देते हैं तो 8 दिनों में जो है वो फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, वर्नलाइजेशन के 8वें दिन। इसके अलावा उसने क्या किया? वर्नलाइजेशन पीरियड को जो 105 दिनों तक था उसको वो 15 दिनों पे लेके आया। तो अब उसे पता चला कि जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट टेम्परेचर 15 डेज़ के ऊपर डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 23 दिनों में जो है उसकी मदद से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसने कोल्ड ट्रीटमेंट को एक्सटेंड किया 23 के बजाय 42 डेज़ पे। तो यहाँ इसे ये पता चला कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे इफ़ेक्टिव होता है? 3 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने 23 दिनों में फूल लेने हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बेहतर है। अगर आपने 42 डेज़ में लेने हैं दैन 3 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है डी वर्नलाइजेशन। वही बात, वर्नलाइजेशन के उलट जो है उसको हम कहेंगे डी वर्नलाइज। वर्नलाइजेशन में क्या होता है? लो टेम्परेचर दें, फ्लावरिंग शुरू हो जाए। डी वर्नलाइजेशन में क्या होगा? हाई टेम्परेचर दें और जो प्लांट वर्नलाइज हुआ है वो ख़त्म हो जाए उसकी वर्नलाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं डी वर्नलाइजेशन। अच्छा जी, कितना टेम्परेचर देना चाहिए? 30 to 35 जो है वो इफ़ेक्टिव होता है डी वर्नलाइज करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्री वर्नलाइजेशन ग्रोथ। जिस प्लांट को आपने वर्नलाइज करना है वो कितनी उम्र का होना चाहिए, ये बात बहुत अहम है। एज ऑफ प्लांट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वर्नलाइजेशन। different species of plants have different ages of for sensitivity of वर्नलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि जो सीरियल्स का एम्ब्रियो है वो वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस लेता है, वो वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस ले लेता है एम्ब्रियो की फॉर्म में। अभी वो बीज के अंदर ही होता है, अगर आप उसको वर्नलाइजेशन दें तो वो ले लेगा, वर्नलाइजेशन का सिग्नल बीज में ही ले लेगा। लेकिन कुछ बाइनियल प्लांट्स जो हैं उनको क्या चाहिए होता है, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो हायोस्कैमस था, या मैंने आपको प्याज की एग्जांपल दी थी, गाजर भी बाइनियल प्लांट है।
तो ऐसे प्लांट को वर्नलाइजेशन का सिग्नल अपना 1 साल का जो ग्रोथ पीरियड है उसको पूरा करने के बाद मिलता है। ये तब जाके वर्नलाइजेशन का सिग्नल टेकअप करता है, सीड की फॉर्म में ये नहीं लेता। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो हायोस्कैमस है उसको 10 डेज़ की ग्रोथ चाहिए वर्नलाइज होने के लिए। अगर आप 10 डेज़ जब ये प्लांट ग्रो कर जाए तब आप इसको वर्नलाइजेशन दे दें तो फिर ये फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी फूड सब्सटेंसेस। जिस चीज़ को आप वर्नलाइज कर रहे हैं उसको खुराक भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी सीड है, आपने उसमें से एम्ब्रियो निकाल लिया, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सीरियल्स का एम्ब्रियो ही वर्नलाइजेशन ले सकता है, वर्नलाइज हो सकता है, वर्नलाइजेशन का सिग्नल ले लेता है। लेकिन अगर आप उस सीड में से एम्ब्रियो को निकाल के अलग कर लें, उसे वर्नलाइज करें, तो वो कभी भी जो है वर्नलाइज नहीं हो पाएगा, बल्कि वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसे उगने के लिए फूड चाहिए, जो फूड कहाँ स्टोर हुई हुई है, सीड में स्टोर हुई हुई है। यहाँ पर वो कह रहा है फूड सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन, आइसोलेटेड एम्ब्रियोज कैन नॉट बी वर्नलाइज्ड। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी हर सूरत करनी होती है, उसके बाद वो वर्नलाइजेशन का सिग्नल लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लेते हैं। होता क्या है जी, जब प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू करता है, ठीक है, तो उसमें लीव्स निकलते हैं, नए शाखें निकलती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उसमें कुछ चीज़ें जमा होना शुरू करती हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब वो जो उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की है थोड़ी सी, उसके नतीजे में जो उसके अंदर चीज़ें तैयार होकर स्टोर हुई हैं, वो जो चीज़ें स्टोर हुई हैं वो वर्नलाइजेशन के सिग्नल को टेकअप करती हैं। तो जब तक वो ही नहीं होगी, वर्नलाइजेशन को पकड़ने वाली चीज़ ही नहीं होगी उसके अंदर, तो वो प्लांट कैसे वर्नलाइज होगा। ठीक है, तो उसके अंदर वो फैक्टर जिसने वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस लेना है वो जब तक नहीं एक्युमुलेट होगा तब तक वो वर्नलाइजेशन का सिग्नल नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में तैयार हो रहे होते हैं वो वर्नलाइजेशन का सिग्नल कैच करते हैं। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तब तक वर्नलाइजेशन नहीं होगी, और कब तक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, जब तक पौधा अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने पत्ते नहीं निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का कहते हैं जी कोई इफेक्ट नहीं होता वर्नलाइजेशन पे। अगर आप एक सीड जो है किसी भी प्लांट का, उसको आप वर्नलाइज करें इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा जी, कुछ प्लांट है जिस तरह कैरेट है, कैरेट के बीज को उगने के लिए वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, ये जो कैरेट है ना, ये वाले ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए होती है। ये सीड तब तक डोरमेंट ही रहता है जब तक आप इनको लाइट नहीं देते। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था सीड डोरमेंसी वाला चैप्टर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो सिर्फ वो वाले बीज जो कि डोरमेंट होंगे, जब तक आप उन्हें लाइट नहीं देंगे वो डोरमेंट रहेंगे, उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ जो है लाइट का कोई असर नहीं होता वर्नलाइजेशन के ऊपर। तो ऐसे सीड्स को पहले आपको लाइट देना पड़ेगी, देन आपको पहले आपको इन्हें वर्नलाइज करना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा, देन आप इन्हें लाइट देंगे स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फिर ये जर्मिनेट करेगा और वर्नलाइज तो ये पहले ही हुआ होगा तो ये फ्लावरिंग शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ हार्मोन। तो कह रहे हैं प्लांट्स जिस तरह कैरेट हो गया, हायोस्कैमस हो गया, ये ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट प्लांट हैं। इनको ऑब्लिगेटली मतलब हर सूरत वर्नलाइजेशन चाहिए होती है। ये तब तक फ्लावरिंग नहीं करते जब तक आप इन्हें वर्नलाइज नहीं करते। वो कहते हैं रोजेट ही रहता है जब तक आप इनको वर्नलाइज नहीं करते, ये वेजिटेटिव ही रहेगा, रोजेट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनको वर्नलाइज करते हैं, इनकी रोजेट फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है, वेजिटेटिव स्टेज को ये ओवरकम करके किस पे आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। बोल्टिंग मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है क्या होता है, ये हमने पढ़ा था जिब्रेलिन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा रोजेट अपीयरेंस भी मैंने वहाँ आपको बड़ी डिटेल में बताई थी, और हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था
कि जिब्रेलिक एसिड, अगर आप ऐसे सीड्स को जिनको उगने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर आप उनको लो टेम्परेचर नहीं दे सकते, जिस तरह हमने पढ़ा था एप्पल के सीड को चाहिए होता है, रोज़ ऐसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनको ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो अगर आप उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो हमने पढ़ा था हम जिब्रेलिक एसिड अगर स्प्रे कर देते हैं तो तब भी वो क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेम वही बातें कर रहा है जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो बोल्टिंग काज करता है, जिसके नतीजे में फ्लावरिंग हो जाती है। जब तक प्लांट रोजेट होता है वो वेजिटेटिव ही होता है, फ्लावरिंग नहीं कर पाता। हाँ जी, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि आपके तो चैप्टर ही थोड़े से रह गए हैं, आपका फिजियोलॉजी का कोर्स ही पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।